जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, प्रश्न यह है कि क्या भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और सरकार ये बात हमसे छिपा रही है और हमें गुमराह कर रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज आप तब कर सकते हैं या डॉक्टर तब कर सकता है जबकि उसे पता हो कि मर्ज क्या है और इस मर्ज को कितना गहरा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या अगर मर्ज को छिपाया जाए और उसको डायग्नोस न किया जाए तो क्या उसका इलाज किया जा सकता है? किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो क्या सरकार इस बात को नहीं जानती? देखिए, मैं शुरुआत करता हूं कि अगर मान लीजिए आपके घर की आमदनी 1 लाख रुपए महीना है और आपके घर के खर्चे 80,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए आप बचाते हैं, उसको चाहे फिर फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं या शेयर मार्केट में डालते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, जो भी करते हैं आप, लेकिन आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और 80,000 रुपया खर्च करते हैं। अगर आपकी आमदनी घट जाए या आपके खर्चे बढ़ जाएं तो आप पैसा निवेश करने के बजाय, उसकी बचत करने के बजाय आपको उधार लेना पड़ेगा। और अगर आप उधार लेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल देना पड़ेगा। तो उसके भुगतान के लिए और अपने खर्चों को चलाने के लिए आपको अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपकी 1 लाख रुपए की आमदनी है, कोई लोन नहीं है, 80,000 का खर्चा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है, खर्चा 80,000 रुपए है और आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया और 5 करोड़ लेने के बाद लोन भी अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए होती है और खर्चे तो 80,000 हैं, लेकिन जो आपने लोन लिया है उसका ब्याज और मूलधन तो आपको देना पड़ेगा। तो वो अगर 1 लाख रुपए महीना है तो आप उसको चुकाएंगे कैसे? तो आप एक डेट ट्रैप में आ जाएंगे, एक आप जंजाल में फंस जाएंगे जिसको कहते हैं डेट ट्रैप। क्या भारतवर्ष उसी जंजाल में फंसा हुआ है? देखिए, मोटा सा उदाहरण है और इसके लिए बहुत अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आदमी इसको समझ सकता है कि जब 2014 में सरकार बदली थी, उस समय हमारे देश के ऊपर कितना ऋण था। हमारे देश पे ऋण था करीब 52 लाख करोड़ का। आज के तारीख में ऋण है करीब 250 लाख करोड़ का। इसका मतलब है 5 गुना ऋण बढ़ गया। अगर 5 गुना ऋण बढ़ गया तो आपकी आमदनी भी 5 गुनी बढ़नी चाहिए थी। अगर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो इतने ऋण लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती। भाई देखिए, जैसे इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं, उद्योग में हम कहते हैं कि 3 तरह से आप पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। या तो आप लोन ले सकते हैं, या आप शेयर मार्केट से उठा सकते हैं, या आपकी कंपनी में इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, इतना कैश जनरेट हो रहा है कि आपको ना लोन लेने की आवश्यकता है और ना आपको शेयर मार्केट में जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आपके देश के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है वो इस पर्याप्त नहीं है कि आप अपने देश के अंदर इनकम को जनरेट कर रहे हैं उससे ही अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। इसलिए आप लोन ले रहे हैं और लोन तो बढ़ गए आपके 5 गुने और जीडीपी आपकी घट गई। अगर मोदी जी के जमाने में आप जीडीपी की एवरेज ग्रोथ देखेंगे और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी जी के जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से एवरेज जीडीपी घट गई और लोन 5 गुने हो गए। तो क्या आप डेट ट्रैप में नहीं है? और क्या ये बात सरकार को, जनता को नहीं बतानी चाहिए? अच्छा चलिए, अभी तक तो ये बात हो रही थी केवल देश की आर्थिक स्थिति की। अब एक डोनाल्ड ट्रंप साहब बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं। उन्होंने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल एक तरह से चुनौती दे दी है कि बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। चीन से, भारतवर्ष से, जापान से, हर देश से उन्होंने पंगा ले रखा है और टैरिफ बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उनके देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। उनका जो डॉलर बाकी करेंसीज की तुलना में मजबूत होता चला जा रहा था, इन निर्णयों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के वो कमजोर होता चला जा रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये डॉलर कमजोर होगा तो मानी बात है वहां की अर्थव्यवस्था को परेशानी होगी। और अगर विदेश से जो चीजें अमेरिका मंगाएगा, अगर उस पर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा तो उसके यहाँ चीजें महंगी हो जाएंगी, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और वहां के लोग करहा उठेंगे,
व्यवस्था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने भी अपने देश को कुछ जुमले दे रखे हैं, अपने देश को कुछ झुंझुने दे रखे हैं, अपनी जनता को कुछ झुंझुने दे रखे हैं कि मैं टैक्स फ्री कंट्री बनाऊंगा, मैं आप लोगों से टैक्स नहीं लूंगा, विदेश से जो माल आता है उस पर टैक्स लूंगा, और आपको रहते हो हमारे जैसे वहां भी लोग हैं, वो भी इन भोली भाली और ये चिकनी चुपड़े और जुमलों में आ जाते हैं, वो भी फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि वो कन्विक्टेड थे कोर्ट से वहां के। चलिए, तो सवाल यह है कि जो अमेरिका ये काम कर रहा है और जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है और जिस प्रकार से चीन और बाकी देश उसको चुनौती दे रहे हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था फंसी हुई है, जूझ रही है। ऐसे समय में हमारे देश के बुद्धिजीवियों का, देश के समाज का, देश के नीति निर्धारकों का, विपक्ष का क्या कर्तव्य था, उन्हें क्या करना चाहिए था, इसके बारे में मैं संदर्भ लेता हूं। जब आपको याद है, आपने पढ़ा होगा कि महाभारत के समय में जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा, एक चिड़िया पेड़ पे उन्होंने टांग दी और अपनी सभी शिष्यों से कहा, कौरव पांडे शिष्यों से कहा कि इसकी तरफ निशाना लगाओ और जब तक मैं आदेश ना करूं अपने बाण को छोड़ना मत। एक एक करके सब आए, उन्होंने अपने धनुष बाण को केंद्रित किया चिड़िया की तरफ। द्रोणाचार्य ने हर बच्चे से पूछा, ये बताओ तुम्हें दिख क्या रहा है? किसी ने कहा साहब मुझे बाघ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे कुछ और दिख रहा है, किसी ने कहा मेरे को पूरा बाघ दिख रहा है। अब जब अर्जुन की बारी आई और अर्जुन ने तीर कमान उठाया, तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, उसने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि आपने आदेश दिया है कि चिड़िया की आंख पे लक्ष्य वेधना है, तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। इस समय मेरे जीवन का उद्देश्य केवल यह है गुरु आदेश का पालन करना और चिड़िया की आंख पे ही मेरा मुझे आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। यही आज की स्थिति होनी चाहिए थी देश की। आप विश्व भर में देखिए, पूरे विश्व के अंदर देखिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निर्णय लेने शुरू किए, हर देश आज के तारीख में अपने आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रहा है और ये देख रहा है किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब की चुनौतियों का मुकाबला करे। क्या ये आर्थिक विषयों पे चुनौती और ये चर्चा आपने गोदी मीडिया में देखी है? क्या ये अखबारों में देखी है? क्या हमारे राजनेताओं में देखी है? क्या आपने नहीं देखा कि गोदी मीडिया, अखबार और ये सब लोग केवल वक्फ बिल पर डिस्कशन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी डिस्कशन कर रहे हैं, और जो चिड़िया की आंख देखने के बजाय बाकी वो सब कुछ देख रहे हैं जिसपे आपका लक्ष्य इस समय नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा। फिर उसके बाद देखिए किस प्रकार से ध्यान भटकाया जा रहा है और देश को कमजोर किया जा रहा है। कई बार बता चुका हूं, प्रयागराज की घटना बता चुका हूं, कानपुर की घटना बता चुका हूं, जहां उपद्रवियों ने हंगामा मचाने की कोशिश की, और जो प्रयागराज के अंदर घटना है जहां पे एक ठाकुर साहब ने एक पत्रकार से बात की फोन पे, और जिस प्रकार से अनर्गल, मतलब जिसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ऐसे तर्क दिए कि मंदिर पे हम क्यों चढ़े और वहां पे हमने जूते पहन के क्यों चढ़े और क्यों हमने वहां पताका फहराई और हमने क्यों नारे लगाए। तो चलिए, परमेश्वर का कृपा है कि वहां पे जो मुसलमान लोग थे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन चलिए, आज वो साहब जो है वो जेल के अंदर हैं। एक नई घटना घटी है जो दिल्ली के अंदर घटी है। सीआर पार्क आप जानते हैं, सीआर पार्क एक ऐसा एरिया है, पॉश एरिया है, सेंट्रल दिल्ली में है, और जहां पे बंगाली बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। और आपको यह सबको पता है कि मिथिला में रहने वाले लोग और बंगाली लोग जो है बिना मछली के उनका कोई भोजन पूरा नहीं होता, पूजा भी उनके बिना मछली के नहीं होती। अब ये उनकी सभ्यता संस्कृति है। अब यहां तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला नहीं सकते। वहां भी कुछ ऐसे युवा, भटके हुए युवा पहुंच गए, उन्होंने भी गेरुआ वस्त्र, अपने भगवा वस्त्र अपने कंधे में डाला, और जैसे बाकी जगह उपद्रवी लोग जा जाके वहां पे उपद्रव मचाते हैं, जैसे विश साहब थे जो विधायक बने हैं दिल्ली के, और मोदी जी ने जिनके पैर छुए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार जाके मुसलमानों को परेशान किया था, लेकिन कम से कम उन्होंने मुसलमानों को परेशान किया था। और ये साहब जो गए, इन्होंने भी सोचा था विधायक का टिकट मिल जाएगा, कॉर्पोरेटर का टिकट बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में मेरी पदोन्नति बन जाएगी। इन्होंने वहां पे बैठे दुकानदारों को हड़काना शुरू किया कि भाई ये जो मछली है यहाँ पे बजट ही बाजार नहीं लगेगा, क्योंकि बगल में हनुमान मंदिर है।
तो बंगालियों ने कहा कि साहब कामाख्या मंदिर के अंदर और काली के मंदिर के अंदर बलि होती है और वहां मुर्गे और बकरे कटते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जहां पे बलि होती है। तो और अगर आप ये सोचते हैं कि आप देश के अंदर बंगाली और मिथिला के रहने वाले और बाकी देशवासियों को जो हिंदू हैं उनको मछली खाने से रोक सकते हैं और मीट खाने से रोक सकते हैं, तो कैसे सनातन धर्म की आप कल्पना कर रहे हैं? ठीक है, हम सनातनी हम नहीं खाते, ठीक है, ये हमारी भावना है, लेकिन जो खाते हैं उनसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार, और जो कि हिंदू हैं, जो हिंदू बंगाली हैं। फिर कभी आगरा के अंदर एक दलित बड़े नेता के घर में घुस जाना और उनको उनके घर में बवाल काट देना, और फिर इस प्रकार की सारी घटनाएं ये दिखाती हैं कि असली ध्यान जो हमारा होना चाहिए था आर्थिक स्थिति की तरफ, वो ना होकर हमारा उन सब मुद्दों पे ध्यान है जिस पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अब आते हैं शेयर मार्केट पे। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बुधवार का दिन है, सोमवार को शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा, पूरा वर्ल्ड का शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरा। मंगलवार को शेयर मार्केट वर्ल्ड का बढ़ा, भारतवर्ष का भी बढ़ा। ये दूसरी बात है कि गिरा था 3.5% और बढ़ा 2%, तो 1.5% तभी गिरा रहा। आज बुधवार को आरबीआई ने अपनी पॉलिसी डिसाइड की। उस पॉलिसी में उसने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट को 0.25% घटाएगी। इंटरेस्ट रेट 0.25% घटने का मतलब यह है कि जो पैसा बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे उसमें भी आपको इंटरेस्ट 0.25% कम मिलेगा, और जो लोग लोन लेंगे उनको भी 0.25% इंटरेस्ट कम पे लोन मिलेगा। अब आप सोचिए, पैसा बैंक में जमा कराता कौन है? मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग ज्यादा कराता है। हम लोग लोन तो लेते नहीं, हम लोग ज्यादातर पैसा बैंक में रखते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं या कार लोन स्कूटर लोन वाले भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें इंडस्ट्रियल लोन लेने वाले लोग होते हैं। उनको तो 0.25% का इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, और जो लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं उनको 0.25% का नुकसान हो जाएगा, और जो बैंक में एफडी कराते हैं उनका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है जिनको पैसों की आवश्यकता है उनके 0.25% का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जो पूंजीपति हैं उनके ऋण माफ होने के साथ साथ उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनको फायदा हो गया। अच्छा, बैंक में आप देख रहे हैं ये चार्ज, मिनिमम चार्ज रखना पड़ेगा, एटीएम देखने का चार्ज रखना पड़ेगा, बैलेंस चेक करने का, मतलब ये है पूरी तरह से आपकी जेब खाली करने की पूरी परंपरा शुरू कर दी गई। होना क्या चाहिए था जब आरबीआई ने निर्णय लिया कि 0.25% का इंटरेस्ट कम हो जाएगा? होना चाहिए था सिद्धांत तौर पर, सिद्धांत तौर पर होना चाहिए था कि शेयर मार्केट बढ़ना चाहिए था। देखिए होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं, भाई कोई भी आदमी जब पैसा लगाता है तो ये देखता है कि मैं शेयर में पैसा लगाऊं या फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में पैसा लगाऊं। फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में जब पैसा लगाता है जब उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, शेयर मार्केट में तब लगाता है जब उसको एफडी में पैसा कम मिलता है, इसलिए वो शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। तो इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब था कि लोग एफडी तोड़ेंगे और शेयर मार्केट में लगाएंगे, जिससे शेयर मार्केट समझ जाएगा। लेकिन पहले दिन मार्केट 3.5% गिरा, दूसरे दिन मार्केट 2% बढ़ा। सुबह जब आज मार्केट खुला उस समय मार्केट धीरे धीरे गिरा हुआ था। आज के अभी तक के समय जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं 11:30 बजे, मार्केट बुरी तरह से गिर चुका है। लार्ज कैप फिर 1% गिर चुके हैं, मीडियम कैप और स्मॉल कैप करीब 2% गिर चुके हैं। इसका माने मार्केट ने आज फिर तूफान आया है। ये इंटरेस्ट रेट घटने के बावजूद है। इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में आगे आने वाले समय बहुत भयावह है। अच्छा, ये मत सोचिएगा, कई लोग ये सोचते हैं हम थोड़ी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। महाराज, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता नहीं है। एलआईसी में जो प्रीमियम के लिए पैसा देते हैं, एलआईसी आपका पैसा इसीलिए वापस कर पाती है कि जिस पैसे को आपसे लेती है उसको एफडी में और शेयर मार्केट में लगाती है, और शेयर मार्केट में जो रिटर्न मिलता है उससे आपको भुगतान करती है। अगर उसका पैसा डूब जाएगा तो आपका पैसा भी डूबने की पूरी संभावना है। जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, यूनिफाइड पेंशन, वो भी एक कह के लाई गई थी कि शेयर मार्केट बढ़ेगा आपको भरपूर फायदा मिलेगा। अगर शेयर मार्केट टूटेगा तो एनपीएस और यूपीएस में पैसा लगाने वाले लोग भी डूबेंगे। इससे ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक चीज और मोटी मोटी देखने की आवश्यकता है, एक टीचर की तरह बता रहा हूं, शेयर मार्केट का मेरे पास अधिकार नहीं है कोई रिकमेंडेशन, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूं एज ए टीचर। जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टीज के, आईटी के,
बढ़ कौन से रहे हैं? वो बढ़ रहे हैं एफएमसीजी के, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, एशियन पेंट। इसका मतलब ये है, देखिए मार्केट के अंदर शेयर जब एफएमसीजी के बढ़ने लगे, इसका माने मार्केट के अंदर मंदी आने की संभावना है। और जब एफएमसीजी के शेयर गिरने लगे और एग्रेसिव सेक्टर माने ऐसे सेक्टर जहां पे अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो वहां पे खपत ज्यादा होगी, और अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी जिनकी खपत कम होगी, भाई मानी बात है कि अगर आपके मान लीजिए आमदनी कम हो जाएगी तो दवा थोड़ी बंद कर देंगे, खाना खाना थोड़ी बंद कर देंगे आप, लेकिन हाँ फ्रिज खरीदेंगे नहीं, कार नहीं खरीदेंगे, बाकी चीजें नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब यह है आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध, और उससे ये निष्कर्ष निकालना कि कौन से शेयर गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, आपको पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति गंभीर मोड़ पे जाके खड़ी हो गई। और इससे ये जो सरकार है वो बदला कैसे ले रही है, आपको किस तरह से फंसा रही है और आपको कैसे गुमराह कर रही है, वो भी बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए ये निर्णय हुआ जिस दिन मार्केट इतनी बुरी तरह से टूटा, जहां 3.5% लार्ज कैप गिरे 5%, मिड कैप गिरे 5.5%, स्मॉल कैप गिरे, उस दिन सरकार ने निर्णय लिया कि हम पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल पंप पे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 2 रुपए की सेंट्रल एक्साइज बढ़ा देंगे और एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा देंगे। अब इसको भक्त लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब पेट्रोल पंप डीजल दाम नहीं बढ़ेगा तो हमें आपको क्या परेशानी है? अरे महाराज आपको ये पता चलना चाहिए, आपको फिर लूटा गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में $130 पर बैरल का कच्चा तेल था, उस समय मनमोहन सिंह आपको सब्सिडी देकर पेट्रोल डीजल इसलिए कम दाम पे दे रहे थे जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, गरीब आदमी की जेब में पैसा रहे और खर्च कर सके और महंगाई ना बढ़े। आज उस जमाने में जो 5.5 रुपए का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी मनमोहन सिंह के जमाने में, आज करीब 55 रुपए का वो टैक्स ले रही है 1 लीटर से। तो जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $130 पे थे, उस समय जो तेल आप पेट्रोल पंप से खरीद रहे थे, आज उससे 1.5 गुने ज्यादा दाम पे खरीद रहे हैं, जबकि जो कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय दाम है वो आधा हो चुका है। 2 रुपए का सेंट्रल एक्साइज क्यों बढ़ाया गया? सेंट्रल एक्साइज इसलिए बढ़ाया गया कि सेंट्रल एक्साइज बढ़ाने पे राज्य सरकारों को पैसा नहीं देना पड़ता, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास आता है। तो इसका मतलब यह है कि दाम गिरने का फायदा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा जो हमें आपको होना चाहिए था, वो केंद्र सरकार ने ले लिया और राज्य सरकार से भी नहीं बांटा। इसका मतलब ये देखिए कितनी कुटिल वो है। और आप ये समझे भाई, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल फूड प्राइसेस गिरे हैं और आप पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइज ले रहे हैं और टैक्सेस ले रहे हैं, तो कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दीजिए कुछ, जिससे अब जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जो टेम्पो चलाने वाले हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, उनको कुछ फायदा हो, चीजों की लागत कम हो और मूल्य वृद्धि कम हो और महंगाई कम हो। लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब भरना चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं बांटना चाहते। और जो देश की असली समस्याएं हैं, जो देश के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं, उससे ध्यान हटाकर कभी आप सीआर पार्क में बंगाली मार्केट में घुस जाते हैं, कभी आप किसी मस्जिद पे घुस जाते हैं, कभी किसी मजार पे घुस जाते हैं, कभी रामजीलाल सुमन के घर पे घुस जाते हैं, कभी कोई बवाल मचा देते हैं। तो असली जो दर्द कहीं और है और ऑपरेशन आप कहीं और कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अर्थनीति से देश और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो मैं एक निवेदन एक शिक्षक के रूप में करता हूं अपने देश के नेताओं से, निर्मला सीतारमन जी से और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, कि देश को उसी दिशा में देखने दें जो देश के लिए इस समय देश की जनता को देखना आवश्यक है, वरना ये देर ना हो जाए और हमारे देश के लोग जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास के पास पैसे हैं, वो पैसे से जिससे मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी चल रही है वो भी बंद हो जाए और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ जाए। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर वही देश ताकतवर है जिसकी अर्थव्यवस्था ताकतवर है, और यही लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच में चल रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि ये सब हिंदू मुसलमान और ये कम्युनल नैरेटिव को छोड़कर असली मुद्दा जो है वक्फ बिल और इन सब चीजों में डिस्कस करके छोड़ने के बजाय देश की जो आर्थिक व्यवस्था है और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर देश की जनता को हर फोरम पे, हर जगह एक ओपन फोरम पे सत्ता को विपक्ष को बुला के बात करनी चाहिए और इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे देश हमारा मजबूत बने। और ये वाहियात की बहकाने वाली और देश को दिग्भ्रमित करने वाली चीजों से देश बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एक चेतावनी दे सकता था एक शिक्षक की तरह, इसलिए मैंने दी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।